दोस्तों वेलकम करता हूँ जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और आप सुनना शुरू कर चुके हैं शर्लक होम्स की एक नई कहानी विस्टेरिया लॉज। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए ताकि आने वाली कहानी आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए जल्दी से नई कहानी शुरू करते हैं और साथ ही वहां से अपने प्रयासों को नए ढंग से चालू रख सकें। अब तक की घटनाओं से यह तस्वीर उभर कर आती है या नहीं। सारी उलझी हुई गुत्थियां एक ही झटके में सुलझकर मेरे सामने सीधी हो गईं। मैं सोचने लगा कि यह इतनी सी बात पहले ही मेरे सामने क्यों नहीं हो गई। लेकिन ऐसा तो मैं न जाने पहले कितनी बार सोच चुका था। लेकिन उन दोनों में से एक नौकर लौट कर क्यों आया। इस बारे में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वहां से भागने की जल्दी में कोई कीमती चीज या कोई ऐसी जरूरी चीज जिसके बिना वह नहीं रह सकता था वह वहां रह गई, जिसको फिर से हासिल करने की वह कोशिश कर रहा था। उसकी इन हरकतों के पीछे इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता, या हो सकता है। खैर, अब अगले कदम के बारे में बताओ। अगला कदम भी उसी संदेश से जुड़ा हुआ है जो गार्सिया को डिनर टेबल पर मिला था। उससे पता चलता है कि एक षड्यंत्रकारी दूसरे किनारे पर भी है जिसने वह संदेश भिजवाया। अब सवाल यह पैदा होता है कि वह दूसरा किनारा है कहाँ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि वह दूसरा किनारा किसी बड़े मकान या इमारत में होना चाहिए, और ऐसे बड़े मकान या इमारतें इस इलाके में गिनी चुनी हैं। मेरे शुरू के दिन इस गांव में और इसके आसपास के इलाके में लंबी दूरी तक सैर करने में बीते, और अपने फूल पत्तियों के बोटेनिकल शौक की आड़ में मैंने इस इलाके के सब बड़े मकानों और इमारतों का निरीक्षण किया है और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में पता लगाया। एक मकान, और सिर्फ एक मकान पर मेरी नजरें गड़कर रह गईं, और वह है ऑक्सफोर्ड से लगभग 1 मील दूर पर और दुर्घटना से तकरीबन आधे मील की दूरी पर मौजूद हाईगेबल नामक इमारत, जिसमें मिस्टर हैंडरसन रहते हैं। अन्य सब लोगों की अच्छी तरह जांच पड़ताल और सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मिस्टर हैंडरसन एक बहुत ही अजीब किस्म का व्यक्ति है जिसके साथ कोई भी घटना घट सकती है। लिहाजा मैंने अपना सारा ध्यान उस पर और उसके साथ रहने वाले लोगों पर ही लगा दिया। बड़ी ही अजीब तरह के लोगों की टोली है वह। उनमें सबसे ज्यादा अजीब हैं खुद हैंडरसन। मैं खुद उससे किसी बहाने से मिलने में कामयाब हो गया था वॉटसन, लेकिन मैंने उसकी गहरी और विचार मग्न आंखों में पढ़ा जैसे उसे मेरे असली मकसद के बारे में जानकारी है। वह 50 की उम्र के आसपास का आदमी है, गठीले बदन का, काफी चुस्त, सिर के बालों में स्लेटी रंग की सफेदी सी है, लेकिन चाल में हिरन की सी तेजी। चाल ढाल बादशाहों जैसी है। उसके बाहरी रूप के पीछे एक जोरदार और ऐसा खिन्न व्यक्तित्व छुपा हुआ महसूस हुआ जो दूसरों को दबाकर रखना चाहता है। वह कोई विदेशी है जो काफी समय तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहा है, क्योंकि उसका रंग पीला और कुछ मटमैला सा है, लेकिन जिस्म फौलाद की तरह मजबूत है। उसका एक दोस्त और सेक्रेटरी है मिस्टर लुकास। वह भी निश्चित रूप से विदेशी है, मगर उसका रंग चॉकलेट जैसा ब्राउन है, न काला न लाल। वह बहुत ही मीठा बोलने वाला धूर्त किस्म का आदमी है जिसकी बिल्ली जैसी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे अपने शिकार को ढूंढ रही हैं। बस ये समझ लो वॉटसन कि मैंने आज से पहले ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतनी मधुरता से बोलने के बावजूद तुरंत इस बात का एहसास दिला दे कि उसकी जबान में दुनिया का सबसे खतरनाक जहर घुला हुआ है। अब तुम सारी स्थिति को इस प्रकार समझो कि हमारे सामने विदेशियों की दो टोलियां आ गई हैं। एक तो विस्टेरिया लॉज वाली और दूसरी ये जो हाईगेबल में है। इस तरह हमारे बीच की टूटी कड़ियां मिलना शुरू हो जाती हैं। ये दोनों आदमी जो एक दूसरे के बहुत ही भरोसे के हैं, उस घर की एक प्रकार की धुरी हैं, क्योंकि सारी गतिविधियां इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। मगर इनके अलावा भी वहाँ एक और है जो हमारे मौजूदा मकसद को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हैंडरसन के दो बच्चे हैं, दोनों लड़कियां, एक 11 साल की और एक 13 साल की। उनकी एक गवर्नेंस है, मिस बर्नेट नाम की एक अंग्रेज औरत,
जो तकरीबन 40 साल के आसपास की है। इसके अलावा एक वफादार नौकर भी है। ये छोटा सा ग्रुप ही इस इमारत में रहने वाला परिवार है जो एक साथ ही सफ़र करता है। और हेंडरसन को घूमने फिरने और लंबी यात्राओं का बेहद शौक है। हमेशा कहीं ना कहीं जाता रहता है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही वे एक साल की लंबी गैर हाजिरी के बाद वापस लौटा है। मैं तो तुम्हें यह भी बता दूं कि वे बेहद अमीर हैं, सुपर रिच। इसलिए उसके मन में जब भी कभी कोई मौज आती है तो वह उसे तुरंत पूरा करने की ताकत रखता है। इसके अलावा घर में नौकर नौकरानियों की पूरी फौज मौजूद है, जैसा कि आमतौर से राजा महाराजाओं और जमींदारों सामंतों के यहाँ होती हैं। नौकरों की ऐसी फौज जिसके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि काम कम और खाना ज़्यादा। ये सारी जानकारी मुझे कुछ तो गांव वालों की बातचीत से मालूम हुई और कुछ मैंने अपने निरीक्षण परीक्षण से हासिल की है। एक ऐसे नौकर से जिसे नौकरी से निकाल दिया गया हो और साथ ही उसे अपने मालिक से खुंदक भी हो। जानकारी का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। इसे मेरा सौभाग्य ही समझो। मैं तो इसे अपना सौभाग्य ही कहूँगा कि ऐसा एक नौकर मुझे मिल गया। उसका नाम जॉन बार्नर है और वह पहले हाई गेबल में माली का काम करता था, जिसे उसके बादशाही मिजाज के मालिक ने गुस्से में आकर एक क्षण में ही खड़े खड़े नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। उसके ऐसे बहुत से दोस्त अभी हाई गेबल में नौकरी करते हैं जो मन ही मन अपने मालिक से खुंदक खाते हैं, लेकिन नौकरी के डर से खामोश रहते हैं। इस तरह उस मकान की भीतरी जानकारी हासिल करने की एक बहुत बढ़िया चाबी मेरे हाथ लग गई। बड़े ही अनोखे लोग हैं वॉटसन। मैं इस बात का दावा तो नहीं कर सकता कि मुझे उनके बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वे लोग बड़े विचित्र हैं। ये मकान दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में नौकर रहते हैं और दूसरे में परिवार। दोनों के बीच इसके अलावा और कोई संबंध नहीं है कि हेंडरसन का खास नौकर जो परिवार के लोगों को खाना परोसता है, दोनों हिस्सों के बीच संपर्क सूत्र का काम करता है। सब चीजें उस खास दरवाजे तक ले जाई या पहुंचाई जाती हैं जो दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। गवर्नेंस और बच्चे बगीचे को छोड़कर और कहीं भी तकरीबन बाहर नहीं जाते। एंडरसन का सेक्रेटरी लुकास उसके साथ तकरीबन हर वक्त छाया की तरह लगा रहता है। नौकरों के बीच यह अफवाह फैली हुई है कि उनका मालिक किसी बात से बहुत बुरी तरह भयभीत है। अपने मालिक के बारे में बर्खास्त माली बार्नर का कहना है कि उसने दौलत के खातिर अपनी आत्मा को शैतान के हाथ बेच दिया। अपने कर्जदारों का पैसा नहीं लौटाता। पता नहीं साला कौन है और कहां से आया है। गुस्सा तो नाक पर रखा रहता है। जब चाहे किसी भी नौकर को हंटर से पीटने लगता है। बस उसके सेक्रेटरी ने ही मामले को संभाला हुआ है। खैर वॉटसन, अब हम सारी जानकारी की रोशनी में सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस बात को मान लेते हैं कि वह संदेशा इस घर से ही भेजा गया था जिसमें गार्सिया को वह काम करने की दावत दी गई थी, जिसकी योजना पहले से ही बनी हुई थी। अब सवाल पैदा होता है कि संदेशा लिखा किसने। वह जो कोई भी है उस मकान के भीतर रहता है, या यूँ कहा जाए कि रहती है, क्योंकि इस बात में इंस्पेक्टर बेनेस और मैं एक मत हैं कि वह संदेशा किसी औरत के हाथ का लिखा हुआ है। और फिर वह औरत गवर्नेंस मिस बर्नेट के अलावा और कौन हो सकती है? हमारे तर्क की सुई उधर ही इशारा कर रही है। अगर हम थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि वह संदेश मिस बर्नेट ने ही लिखा है, तो उसकी उम्र और चरित्र को देखते हुए मेरी वो पहली वाली धारणा गलत हो जाती है जिसमें मैंने कहा था कि यह मामला किसी लव स्टोरी से जुड़ा हुआ है। अगर संदेशा उसने ही लिखा है तो यह मानना होगा कि वह गार्सिया की दोस्त और सहयोगी है। इसके साथ ही यह सवाल पैदा होता है कि उसकी मौत की खबर सुनकर उससे किस तरह की प्रतिक्रिया की आशा की जा सकती है। अगर वह अपने किसी तिरस्कारी मकसद के खातिर मारा गया तो वह अपने होंठ सीलेगी। फिर भी उसके दिल में उन लोगों के लिए कड़वाहट और नफरत की आग सुलगती रहेगी जिन्होंने गार्सिया की हत्या की। और अगर उसे बदला लेने का मौका दिखाई दे तो शायद वह मदद करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि उससे मिलकर उसे अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तभी मुझे इस अशुभ बात का पता चला कि हत्या की रात से मिस बर्नेट को किसी ने नहीं देखा। वह कहाँ गई, उसका क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। सवाल उठता है वह जिंदा है या उसका भी वही अंजाम हुआ जो उसके साथी का हुआ।
या उसे कहीं किसी ने कैद किया हुआ है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमने हासिल करने हैं। मैं समझता हूँ वॉटसन कि तुम स्थिति की नज़ाकत को अच्छी तरह समझ रहे होगे। ऐसा कोई ठोस सबूत हमारे हाथ में नहीं है जिसके आधार पर हम सर्च वारंट हासिल कर सकें। अगर हम अपनी बात किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर रखेंगे तो वह इसे चंडू खाने की कहानी समझकर उड़ा देगा। उस औरत के गायब हो जाने से किसी किस्म की हलचल पैदा होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उस विशाल इमारत में उस टोली का कोई सदस्य कहीं भी छुपकर हफ्तों के लिए अदृश्य हो सकता है। इसलिए यह सोचा जा सकता है कि वह शायद ना सिर्फ कहीं कैद हो, बल्कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं अब तक बराबर उस मकान की निगरानी इस उम्मीद से करता रहा कि शायद उसकी कोई भनक मिल जाए अथवा उसका कोई पता लग जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल मैं अपने जासूस बार्नर को उस मकान पर नज़र रखने के लिए छोड़ आया हूँ, लेकिन अब काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगर कानूनी ढंग से हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते तो इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए अब हमें कुछ खतरा उठा लेना चाहिए। किस किस्म का खतरा? मैंने मालूम कर लिया है कि उसका कमरा कौन सा है। एक बाहरी कोठी की छत से उस तक पहुंचा जा सकता है। मेरा विचार है कि मैं और तुम दोनों आज रात वहां चलते हैं और इस रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि मुझे ये कोई लुभावना प्रस्ताव नहीं लगा था, क्योंकि उस पुराने मकान का वातावरण हत्या की जांच से बेझिल था और उसमें रहने वाले विचित्र लोग खतरनाक भी हो सकते थे। इसके अलावा जो कुछ भी हम करने जा रहे थे वो गैरकानूनी भी था। इन सब बातों को सोचने के कारण मेरे दिल में कोई जोश पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन शर्लॉक होम्स की शख्सियत में कुछ ऐसा जादू था कि मैं उसके किसी भी सुझाव को मानने से इनकार नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने उसके अपनी ओर बड़े हाथ को खामोशी से थाम लिया और बात पक्की हो गई। किंतु शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि हम इस किस्से का अंत अपने इस साहसिक अभियान के साथ करते। उस समय शाम के 5 बज रहे थे और मार्च महीने की उस शाम की छायाएं लंबी होने लगी थीं और रोशनी धुंधलाने लगी थी जब एक गंवार देहाती उत्तेजित सी अवस्था में हमारे सामने कमरे में दाखिल हुआ। वो तो चले गए मिस्टर होम्स, वे सब आखिरी रेलगाड़ी से चले गए, मगर वो महिला छूट आई है। मैं उसे अपने साथ नीचे ले आया, गाड़ी में बैठी है नीचे। बहुत बढ़िया काम किया तुमने बार्नर। होम्स उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चिल्लाया, वॉटसन, इस केस की कड़ियां तेजी से जुड़ती जा रही हैं। घोड़ा गाड़ी में एक औरत थी जो घबराहट और थकान से बुरी तरह निढाल थी। उसका चेहरा बुरी तरह उदास और मुरझाया हुआ था। उसका सिर उसकी छाती पर ढुलका हुआ था, मगर हमारे पहुंचने पर उसने उसे उठाया और अपनी बुझी हुई आंखों से हमें देखा। उसकी आंखें देखते ही मैं समझ गया कि वह किसी गहरी नशे में है। आपने जिस तरह से बताया था, मैं उसी तरह से मकान की निगरानी कर रहा था मिस्टर, हमारे जासूस ने, जो कि पहले माली था, हमें बताया। और जब घोड़ा गाड़ी बाहर आई तो मैंने उसका स्टेशन तक पीछा किया। ये ऐसे चल रही थी जैसे नींद में चल रही हूँ, लेकिन जब उन लोगों ने इन्हें रेल में चढ़ाना चाहा तो ये एकदम हरकत में आ गईं और उन लोगों से जूझने लगीं। फिर भी उन्होंने किसी न किसी तरह डब्बे में चढ़ाई लिया, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती हुई दोबारा बाहर निकल आईं। मैंने इनकी मदद की और इन्हें एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर यहाँ ले आया। मैं रेल की खिड़की से झांकते हुए उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता जो उस समय हमें घूर रहा था जब मैं इसे बाहर की तरफ ले जा रहा था। आग उगलती हुई आंखों वाले उस पीले शैतान का चेहरा, उसका बस चलता तो वह मुझे अपनी नज़रों से ही भस्म कर देता। हम उसे ऊपर ले गए और सोफे पर लिटा दिया। एक दो कप तेज कॉफी पिलाने की वजह से उसके दिमाग पर छाए नशे की धुंध जल्दी ही साफ हो गई। होम्स ने इंस्पेक्टर बेनेट को बुलवाया और उसे सारी स्थिति समझाई। क्या बात है मिस्टर होम्स, आपने तो मुझे वह सबूत दे दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। वह बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरे दोस्त के साथ हाथ मिलाता हुआ बोला, मैं भी शुरू से उसी चक्कर में था जिसके चक्कर में आप आए थे। यानी तुम भी हाई गेबल वाले मकान में रहने वालों के चक्कर में थे? क्यों नहीं मिस्टर होम्स, आप जब इसके इर्द गिर्द झाड़ियों में रेंग रहे थे
तो उस वक्त मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनियों में छुपा सब देख रहा था। सवाल बस इस बात का था कि पहला सबूत सबसे पहले किसके हाथ लगता है। फिर तुमने उस नीग्रो को गिरफ्तार क्यों किया? बेनस धीरे से हंसा। मुझे यकीन था कि हेंडरसन, जैसा कि वह अपने आप को कहता है, उसको इस बात का एहसास हो गया था कि उस पर संदेह किया जा रहा है। इसलिए वह तब तक अपने बिल में घुसा रहेगा और कोई हरकत नहीं करेगा जब तक कि वह अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस करता रहेगा। इसलिए मैंने उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया, ताकि उसे यकीन हो जाए कि हमारी नजरें उस पर नहीं हैं। मैं जानता था कि वह मौका मिलते ही यहां से भागने की कोशिश करेगा और इस तरह हमें मिस बर्नेट तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। होम्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर के कंधे पर रख दिया। तुम अपने पेशे में बहुत तरक्की करोगे। तुम्हारे अंदर प्रतिभा भी है और सहज बुद्धि भी। बेनिस की आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने सादे कपड़े में एक आदमी पिछले एक हफ्ते से स्टेशन पर तैनात कर रखा है, ताकि हाई गिबल के लोग जहां भी जाएं वे उनका पीछा करे। वो शायद उस समय किसी और चक्कर में होगा जब मिस बर्नेट उन लोगों से छूटकर भागी। ये खुशी की बात है कि आपके आदमी ने इनकी सहायता की और सब कुछ ठीक हो गया। इनकी गवाही के बिना हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते, इसलिए जितनी जल्दी इनका बयान ले लिया जाए उतना ही अच्छा है। इनकी तबीयत अब धीरे धीरे सुधरती जा रही है, होम्स ने गवर्नेंस की ओर एक नज़र डालते हुए कहा। लेकिन बेनिस, तुम मुझे यह बताओ कि हेंडरसन है कौन? हेंडरसन, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, वास्तव में डॉन मोरिल्लो है, जो किसी जमाने में सॉन पेड्रो का शेर कहलाता था। एक झटके में ही उस आदमी का सारा इतिहास मेरी नजरों के सामने घूम गया। सान पेड्रो का शेर, उसने ये नाम बहुत ही भयानक और खूनी तानाशाह के रूप में कमाया था। एक ऐसा खून पीने वाला और जालिम तानाशाह कि उस जैसा शायद धरती के किसी भी अन्य देश में नहीं हुआ होगा। निरंकुश, निडर और अत्याचारी डॉन मुरिल्लो में वो सभी खूबियां थीं जिसके कारण वह 10-12 वर्षों तक कमजोर और निर्बल लोगों पर निरंकुश शासन करता रहा। उसका नाम मध्य अमेरिका में आतंक का पर्याय था और फिर उसके खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह हुआ। लेकिन वह जितना निर्दयी था उतना चालाक भी था। जैसे ही उसे विद्रोह की खबर लगी, उसने अपना सारा खजाना एक जहाज पर पहुंचा दिया, जहां उसके भरोसे के आदमी पहले से ही मौजूद थे। अगले दिन विद्रोहियों ने महल पर हमला किया तो वह बिल्कुल खाली था। तानाशाह अपने दोनों बच्चों, सेक्रेटरी और सारी दौलत के साथ उनसे बचकर भागने में कामयाब हो गया था। उसके बाद से उसका कोई पता न चला। ऐसा लगा जैसे वो दुनिया से ही गायब हो गया। उसके बारे में यूरोपियन अखबारों में खूब चर्चा हुई, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि वह किस रूप में कहाँ रह रहा है। यस सर, डॉन मोरेल्लो, सान पेड्रो का शेर, बेनिस ने कहा। अगर आपने उस मुल्क का झंडा देखा हो तो आपको मालूम होगा कि उसमें दो रंग हैं, हरा और सफ़ेद, बिल्कुल वही जैसे कि उस संदेश में लिखे थे। वह अपने आप को हेंडरसन कहता था, लेकिन मैंने उसकी पिछली जिंदगी की खोज शुरू कर दी थी। पेरिस, रोम और मैड्रिड से खबर लेते हुए मैंने बार्सिलोना तक का पता लगा लिया था, जहां 1886 ईस्वी में उसका जहाज आकर लगा था। उसके देशवासियों की भी एक टोली उससे बदला लेने के लिए मुद्दत से उसकी तलाश में घूम रही थी, लेकिन इतने दिनों के बाद अब जाकर कहीं उनकी मुराद पूरी हुई थी और वे उसका पता लगा पाए। गार्सिया ने उनका पता 1 साल पहले ही लगा लिया था, मिस बर्नेट ने कहा, जो इस बीच उठकर बैठ गई थीं और सारी बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। एक बार उस पर कातिलाना हमला भी किया गया था, लेकिन न जाने कैसे वह शैतान बच गया, और इस बार वह बहादुर और साहसी इंसान गार्सिया मारा गया, जबकि वह शैतान एक बार फिर बच गया। लेकिन यह सिलसिला रुकेगा नहीं। अब कोई और आएगा। वो भी कामयाब ना हुआ तो फिर कोई और आएगा, और तब तक आता रहेगा जब तक कि इंसाफ नहीं हो जाता। ये बात उतनी ही अटल है जितना कि कल के सूरज का उगना। कहते कहते उनकी मुट्ठियां भिज गईं और उनका मुरझाया हुआ चेहरा नफरत से लाल पड़ गया। लेकिन तुम इस मामले में कैसे शामिल हो गई मिस बर्नेट? होम्स ने पूछा। तुम तो एक अंग्रेज महिला हो, तुम कैसे इस कातिल किस्से का हिस्सा बन गई? मैं इसलिए शामिल हुई
क्योंकि और किसी भी तरीके से इंसाफ हासिल नहीं किया जा सकता था। इंग्लैंड के कानून को इस बात की क्या परवाह थी कि बरसों पहले सान पेड्रो में निर्दोष और बेबस लोगों के खून की नदियां बहा दी गईं और ये लुटेरा वहां की सारी सरकारी संपत्ति को जहाज में भरकर ले आया। तुम लोगों के लिए तो ऐसा है कि जैसे ये अपराध किसी दूसरी दुनिया में किए गए हों, लेकिन हमसे पूछो, हमसे जिन्होंने सच्चाई को दुख और तकलीफ के रास्ते पर चलकर जाना है। हमारे लिए डॉन मोरेलो से बढ़कर दुनिया में कोई शैतान नहीं, और हमारी जिंदगी को तब तक चैन नहीं मिल सकता जब तक कि उस जालिम के मजलूम शिकार बदले की आग में जल रहे हैं। उनकी हर सांस बदले के लिए चीख रही है। कोई शक नहीं कि वह वैसा ही है जैसा तुम बता रही हो, होम्स बोला। मैंने सुना है वह बेहद अत्याचारी है, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी उससे क्या निजी दुश्मनी है? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इस शैतान की बस एक ही नीति थी, हत्या। किसी न किसी बहाने से हत्या। किसी व्यक्ति में थोड़ी प्रतिभा या ऐसी संभावना दिखाई दी कि वह आगे चलकर इसका प्रतिद्वंदी बन जाएगा, तो यह उसे छल कपट से मरवा देता था। मेरे पति, हाँ, मेरा असली नाम सिन्योरा विक्टर डुरांडो है। तो मैं कह रही थी कि मेरे पति यहाँ लंदन में सान पेड्रो के मंत्री थे। यहीं उनकी मुझसे मुलाकात हुई और हम दोनों ने शादी कर ली। वैसा सज्जन आदमी दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से मोरिल्लो के कानों तक यह बात पहुंच गई कि इंग्लैंड के हाई प्रोफाइल लोगों में मेरे पति की प्रतिभा को बहुत सराहा जा रहा है। बस उसने किसी बहाने से उन्हें वापस बुलवाया और झूठा आरोप लगाकर मरवा दिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उस समय वे मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। मेरे पति की हत्या करने के बाद उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। बस रह गई मैं, अभागी विधवा, अपने टूटे हुए दिल में अपने पति की यादों को समेटे हुए। फिर उस शैतान तानाशाह का पतन हो गया। जैसा कि आप लोगों ने बताया, वह बिल्कुल उसी तरह भागने में कामयाब हो गया। लेकिन वह अनगिनत लोग जिनकी जिंदगियां उस जालिम ने तबाह कर दी थीं, जिनके परिवार वालों को उसने भयंकर यातनाएं दी और बिल्कुल किसी आदमखोर शेर की तरह खा गया था, उन सभी सताए गए लोगों ने एक संघ की स्थापना की, जिसका एक ही मकसद था कि जब तक इस जालिम शैतान का अंत ना हो जाए, तब तक किसी भी हालत में चैन से नहीं बैठना, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। जब हमने इस बात का पता लगा लिया कि वह भगोड़ा तानाशाह हैंडरसन के रूप में यहाँ रह रहा है, तो मुझे यह काम सौंपा गया कि मैं किसी तरह उसके मकान में अपने लिए जगह बना लूं, ताकि उसकी गतिविधियों की खबर दूसरों को देती रहूं। यह काम आसानी से हो गया और मैं उसकी दोनों बेटियों की गवर्नेंस के रूप में वहां पहुंच गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि जिस औरत को उसने अपनी बेटियों की गवर्नेंस के रूप में देखा है, यह वही औरत है जिसके पति को उसने धोखे से वापस बुलवाकर एक झूठे आरोप के साथ मौत के घाट उतरवा दिया था। जब भी मैं उसके सामने पड़ती, मुस्कुराकर अभिवादन करती और उसकी बच्चियों के साथ अपनी ड्यूटी निभाती हुई सही मौके के इंतजार में अपना वक्त गुजारती रही। पेरिस में उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी ना मिली। हम यूरोप में तेजी के साथ इधर उधर जगह बदलकर घूमते रहे, ताकि अपने पीछा करने वालों से छुटकारा पा सकें। आखिरकार हम वापस उसी मकान में लौट आए जो उसने पहली बार इंग्लैंड आने पर लिया था। मगर यहाँ भी इंसाफ के फरिश्ते उसका इंतजार कर रहे थे। यह पता चलने पर कि वह यहाँ लौट कर आने वाला है, गार्सिया, जो कि सान पेड्रो के एक बहुत बड़े उच्चाधिकारी का बेटा था, यहाँ अपने दो भरोसेमंद साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उन तीनों के सीने में भी बदले की आग धधक रही थी। दिन में तो उसे मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि एक तो मुरिल्लो पूरी सावधानी बरतता था और बाहर नहीं निकलता था। कभी निकलता भी था तो उसका सेक्रेटरी लुकास यानी लोपेज, जो उसकी तानाशाही के दिनों में इसी नाम से पुकारा जाता था, हमेशा परछाई की तरह उसके साथ रहता था। रात के वक्त जरूर वह अकेला सोता था और उस समय उससे प्रतिशोध लिया जा सकता था। और एक रात जो हम लोगों के बीच पहले से ही तय हो चुकी थी, मैंने गार्सिया को अंतिम निर्देश लिख दिया, क्योंकि मोरिल्लो सतर्क रहता था और बराबर अपना कमरा बदलता रहता था। मैंने इस बात का इंतजाम करना था कि दरवाजे खुले रहें
और लाल या सफ़ेद रोशनी का संकेत रास्ते की तरफ वाली खिड़की से दिया जा सके, ताकि गार्सिया को पता चल सके कि सब कुछ ठीक ठाक है या फिर आज के प्रयास को एक बार फिर से दोबारा दोहराना है। लेकिन हमारे साथ हर बात गलत होती चली गई। मेरी किसी हरकत से सेक्रेटरी लोपेज को कुछ संदेह हो गया और वह ठीक समय मुझ पर पीछे से झपट पड़ा जब मैं वह संदेश लिख चुकी थी। वह और उसका मालिक मुझे घसीटकर मेरे कमरे में ले गए और एक गद्दार के रूप में मेरा उसी वक्त फैसला भी कर दिया गया। उन दोनों ने शायद उसी समय मुझे मौत के घाट उतार दिया होता, अगर वह ये सोचने में न लग जाते कि यह इंग्लैंड है और मेरी हत्या के बाद जो कानूनी परेशानियां पैदा होंगी उनसे कैसे बचा जाएगा। आखिर आपस में काफ़ी विचार विमर्श के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरी हत्या करना फिलहाल काफ़ी खतरनाक है। आखिर उन्होंने मुझे बांधकर ऐसी भयानक यातनाएं दी कि मुझे गार्सिया का पता बताना पड़ा। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि अगर मुझे इस बात का ज़रा भी शक होता कि वे लोग गार्सिया को मौत के घाट उतार देंगे तो मैं अपनी जान दे देती, लेकिन पता ना बताती। लोपेज ने उस संदेश पर अपने हाथ से पता लिखा और अपने कफलिंग की उस पर मोहर लगाकर उसे बंद किया और फिर एक नौकर के हाथ भिजवा दिया जिसका नाम जोसे था। मैं नहीं जानती थी कि गार्सिया की हत्या कैसे की गई, बस इतना मालूम है कि उसे मोरिल्लो ने मौत के घाट उतारा क्योंकि लोपेज मेरी निगरानी करता था। मेरा ख्याल है कि वह मकान तक आने वाले रास्ते की झाड़ियों में कहीं छुप गया होगा और जब गार्सिया उसके पास से गुजरा तो उसने उस पर पीछे से हमला कर दिया। पहले तो उसकी योजना यह थी कि उसे मकान के अंदर आ जाने दिया जाए और एक चोर के रूप में मार दिया जाए, लेकिन फिर उनमें इस बात पर बहस हुई कि अगर पुलिस तहकीकात के दौरान उनकी असलियत खुल गई और खबर अखबारों में छप गई तो वे और ज़्यादा हमलों का निशाना बन जाएंगे। उनका ख्याल था कि गार्सिया की हत्या से उनके साथी घबरा जाएंगे और पीछा करना छोड़ देंगे। उन लोगों के लिहाज से तो सारा काम चुपचाप और खामोशी के साथ निपट गया होता, अगर मुझे उसकी जानकारी ना होती कि गार्सिया की हत्या किन परिस्थितियों में किसने की है। उन लोगों ने मुझे तो कैद कर लिया था, किंतु उनकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरा क्या करें। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि उन्होंने न जाने कितनी बार मुझे जान से मारने का फैसला कर लिया होगा, लेकिन फिर किसी न किसी विशेष कारण से उन्हें अपना यह इरादा मुलतवी करना पड़ा होगा। उन्होंने मुझे एक बंद कमरे में रखा था और वहां मुझे एक से एक भयानक यातना दी जाती। मेरा कंधा तोड़कर रख दिया। उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ मरोड़ कर ये बाहों पर ऊपर से नीचे तक खरोंचे देखिए, ये सारे जिस्म पर पड़े ये नील के निशान। तब आपको अंदाजा होगा कि उन जालिम हैवानों ने मुझे किस तरह बुरी तरह मारा पीटा और कैसी कैसी भयंकर यातनाएं मुझे दी। यहाँ तक कि मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूस कर बांध दिया ताकि मैं खिड़की में से चिल्ला भी ना सकूं। पूरे 5 दिन तक वो भयानक कैद और भीषण यातनाएं चलती रहीं। जीने के लिए मुझे बस इतनी खुराक दी जाती कि मेरी सांसें चलती रहें और मैं मरने ना पाऊं। लेकिन आज दोपहर को मुझे बड़ा शानदार खाना दिया गया, जिसे खाते ही मुझे इस बात का यकीन हो गया कि उसमें कोई नशीली दवाई मिलाई गई थी। मुझे आधी बेहोशी की हालत में कुछ चलाकर और कुछ उठाकर एक बग्गी में डालकर ट्रेन तक ले जाया गया। उस नशे की सी हालत में मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना सा देख रही हूँ, लेकिन उस समय भी शायद थोड़ी सोचने समझने की शक्ति मुझ में बाकी रह गई थी, क्योंकि जब मैं ट्रेन के पास पहुंची और वह रवाना होने वाली थी कि तभी मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी मुक्ति मेरे अपने हाथ में है। बस मैं चलती गाड़ी से कूद पड़ी। उन्होंने मुझे वापस खींचने की कोशिश की। क्या कुछ कैसे हुआ ये तो मुझे उस वक्त याद नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर इस भले आदमी ने उस वक्त मेरी मदद न की होती तो शायद मैं उन जालिमों के शिकंजे से मुक्त ना हो पाती। उस समय तो मुझे ऐसा लगा जैसे इंसान के रूप में खुद भगवान ही यहाँ पहुँच गए हों उन बदमाशों के चंगुल से मुक्त करने के लिए। हम इस अजीबोगरीब बयान को बड़े मनोयोग के साथ सुनते रहे। मिस बर्नेट के खामोश होने पर होम्स ने ही सबसे पहले वहां छाए सन्नाटे को तोड़ा। हमारी कठिनाइयां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, वह अपना सिर हिलाता हुआ बोला। हमारा आधा काम पूरा हो गया और आधा अभी बाकी है। वो तो ठीक है, मैंने कहा, लेकिन अगर वे लोग पकड़े भी गए तो कोई अच्छा वकील उन्हें इस बिना पर बरी करवा देगा कि गार्सिया की हत्या आत्मरक्षा के दौरान हुई।
इससे पहले चाहे उन्होंने हजारों जुर्म किए हों, लेकिन उनके पकड़े जाने पर सिर्फ इसी एक जुर्म के लिए उन पर मुकदमा चलेगा। रहने दो, बेनिस ने प्रसन्न स्वर में कहा। मुझे कानून की जानकारी तुमसे ज्यादा है। आत्मरक्षा एक और बात है, और किसी आदमी को धोखे से बुलाना और घात लगाकर उसकी हत्या करना एक और बात है। चाहे उस आदमी से आपको कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से उसकी हत्या करना जघन्य अपराध है। और फिर मिस बर्नेट को इस तरह गैरकानूनी ढंग से कैद करके शारीरिक यातनाएं देना अपराध नहीं है क्या? उसकी तो आप चिंता मत कीजिए, बच नहीं पाएंगे वह हरामजादे। बस एक बार मेरे हाथ लग जाएं, फिर तो जेल में चक्की पिसवा कर ही रहूंगा मैं उनसे। बेनेस की बात सुनकर हम सभी हंस पड़े, लेकिन वे लोग बेनेस के हाथ न लगे। कानून के लंबे हाथ कभी उन तक ना पहुंच सके। हाँ, ये पता जरूर लगा कि सान पेड्रो का वह धूर्त और जालिम शेर अपने सेक्रेटरी के साथ एडमंटन स्ट्रीट के एक बोर्डिंग हाउस में दाखिल हुआ और पिछले रास्ते से कर्जन स्क्वायर में निकलकर अपने पीछे लगे लोगों की आंखों में धूल झोंकता हुआ न जाने कहाँ गायब हो गया। उसके बाद इंग्लैंड में वे किसी को न दिखाई दिए। ऑफ मोन्ताल्वा और उसका सेक्रेटरी सेन्योर रुल्ली दोनों स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक होटल में अपने अपने कमरे में मृत पाए गए। 6 महीने बाद अखबारों में एक खबर छपी कि मार्विस में दोनों की हत्या कर दी। 6 महीने बाद अखबारों में एक खबर छपी कि मार्विस में दोनों की हत्या कर दी गई थी, मगर उनके हत्यारे कभी पकड़े नहीं गए। हत्या की खबर पढ़कर इंस्पेक्टर बेनिस उस अखबार के साथ बेकर स्ट्रीट में मिलने के लिए आया, जिसमें खबर के साथ साथ उन दोनों की फोटो भी छपी थी। कोई शक नहीं था कि वह फोटो सान पेड्रो के खूनी शेर डॉन मोरिल्लो और उसके सेक्रेटरी लोपेज के ही थे, जो इंग्लैंड से भागने के बाद मार्विस ऑफ मोन्ताल्वा और सीनियोर रुल्ली बन गए थे। मेरी ईश्वर के इंसाफ में आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई। कोई शक नहीं रह गया था कि वहां देर तो है, मगर अंधेर नहीं। ये एक ऐसा उलझा हुआ केस है वॉटसन, होम्स ने उसी शाम को एक पाइप सुलगाते हुए कहा, कि इसे सिलसिलेवार ढंग से किसी को बता पाना बहुत मुश्किल है। ये केस दो महाद्वीपों के बीच उलझा हुआ सा था। दो रहस्यमय दल एक दूसरे को खत्म करने के लिए आपस में उलझे हुए थे। यही नहीं, इसमें हमारे देश के अंग्रेजी समाज का एक बहुत ही इज्जतदार आदमी अनजाने में उलझा हुआ था, मिस्टर स्कॉट एक्सलेस। मिस्टर स्कॉट एक्सलेस को इस मामले में उलझाने से एक बात तो साबित हो जाती कि मरने वाला गार्सिया एक बहुत ही शातिर दिमाग का आदमी था। जहां वह कोई भी खतरनाक काम करने से नहीं घबराता था, वहीं वह अपने बचाव के प्रति भी पूरा सावधान था। लेकिन अफसोस, फिर भी वह अपने मौत की मार से ना बच सका। इस केस में वाकई बहुत से उलझाव थे, लेकिन हम अपने दोस्त इंस्पेक्टर बेनिस की वजह से ज़्यादा भटकने नहीं पाए और सही रास्ते पर चलते रहे। मैं समझता हूँ अब सारी बातें साफ हो चुकी हैं, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो समझना बाकी है, या ऐसा कोई पॉइंट रह रहा है वॉटसन? वो नुचा हुआ मुर्गा, वो खून से भरा घड़ा और जली हुई हड्डियाँ। मेरा कहने का मतलब उस किचन का तो सारा रहस्य अभी तक उलझा हुआ है। होम्स मुस्कुराया और फिर अपनी नोटबुक निकालकर उसके पन्ने पलटता हुआ कुछ तलाशने लगा। मैं एक सुबह ब्रिटिश म्यूजियम गया था और वहाँ की लाइब्रेरी में नीग्रो लोगों का धर्म और तंत्र मंत्र के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ता रहा। होम्स ने अपनी नोटबुक का एक पन्ना खोलते हुए कहा, एक पुस्तक में से एक छोटा सा उदाहरण लिखकर लाया हूं मैं, जो इस प्रकार है। वुडू यानी निग्रो तंत्र मंत्र के सच्चे उपासक तब तक कोई ज़रूरी काम नहीं करते जब तक वे अपने देवी देवता को खुश करने के लिए बलि नहीं दे देते। पहले तो यह बलि मनुष्य की दी जाती थी, मगर आजकल मुख्य रूप से जानवरों की दी जाती है, जिनमें एक सफ़ेद मुर्गा जिसे जिंदा ही पर समेत नोचा जाता है, यह काली भेड़ जिसका सिर काटकर उसका बाकी शरीर जला दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि मध्य अमेरिका के हमारे जंगली दोस्त अपने पारंपरिक संस्कारों में पूरी तरह रूढ़िवादी थे। है ना विलक्षण बात वॉटसन? शर्लक होम्स धीरे से अपनी नोटबुक को बंद करता हुआ बोला, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, विलक्षण शब्द देखने में सुंदर लगता है, लेकिन कई बार इसका वास्तविक अर्थ विभीषक यानी बहुत ही भयानक होता है। मैं उसके साथ
पूरी तरह सहमत था। तो ये थी आज की कहानी।